नमस्कार, मेरा नाम विप्लव अवस्थी है। आप लीगल रिपोर्टर देख रहे हैं। नो द लॉ प्रोग्राम में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की, जिसमें दो लड़का लड़की आपस में तो रह रहे थे और कई साल से आपस में लिविंग रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन 4 साल के बाद यकायक उस लड़की ने लड़के के खिलाफ मुकदमा करा दिया और कहा कि इसने मेरा रेप किया है। निचली अदालत हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लड़के को राहत देते हुए कहा है कि जो पूरा केस है वो साफ तौर पर बता रहा है कि लिविंग रिलेशन का मामला था, परस्पर प्रेम था, लेकिन 4 साल के बाद वो प्रेम नफरत में बदल गया और इसीलिए केस दर्ज किया गया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट विनय कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं। करीब 2 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव है क्रिमिनल के मामलों में और एक रिनाउंड एडवोकेट हैं। तो मैं उन्हीं से सबसे पहले जानना चाहूंगा, विनय जी, इस तरह के मामलों में जब लिविंग रिलेशन में रहते हुए कपल्स जब किसी डिस्प्यूट में आ जाते हैं और जब आप देख ही रहे हैं कि 376 यानी कि रेप जैसा आरोप लगा देते हैं, अदालतों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उस समय? देखिए विप्लव जी, इस सबसे पहले जब कोर्ट में जब अदालत में केस आता है तो कोर्ट ये देखती है कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं जी। अगर उस केस में लंबी रिलेशन है और कंसेंसुअल रिलेशनशिप है तो कोर्ट उस केस को ये देखते हुए कि हाँ इसमें कंसेंसुअल रिलेशन थी और साथ में इसमें लंबी जो संबंध है काफी समय से हैं और किसी समय जो आपस में जो रिलेशन था कंसेंसुअल होने के बाद अब अगर कुछ गर्मा गर्मी से या किसी वजह से अगर आपस में डिस्प्यूट हो गया है तो ये केस जो दर्ज हुआ तो कोर्ट उस नजर से उस केस को देखती है जी। उस केस में उस केस को एग्जैक्टली उसी सेक्शंस के हिसाब से नहीं देखा जाता बल्कि ओवरऑल बैकग्राउंड के साथ उसको कंसीडर करती है। कितनी लायबिलिटी होती है पुरुष के ऊपर जिसको साबित करना है कि उसने रेप नहीं किया, जहां तक सर्कमस्टेंसेस लिविंग रिलेशंस के बात की अगर करें तो? देखिए, जितना भी बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सारा लड़के के ऊपर ही होता है हमेशा। उसको प्रूव करना होता है कि उसके खिलाफ जो केस है वो झूठा केस है और जो फैक्ट्स हैं और जो एविडेंस है वो लड़के को ही कलेक्ट करने पड़ते हैं और उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो रिलेशन में था और जो रिलेशन थी वो कंसेंसुअल थी। क्या एक हाइपोथेटिकली अगर हम बिना जी एक केस को ले लें जहां एक लड़का लड़की आपस में 4 साल से रह रहे थे, एक दिन यकायक उनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस लेवल के हो जाता है कि वो 376 की एफआईआर का मूड बना लेती है। इस सर्कमस्टेंसेस में पुरुष की तरफ से, उस लड़के की तरफ से क्या क्या तरह के एविडेंस अदालत में पेश किए जा सकते हैं जिसकी वो तैयारी करता है? देखिए, अगर क्रिमिनल केस किसी लड़के के ऊपर अगर इस तरह का हो जाता है जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सबसे पहले जो पुरुष है उसको ये अपना तरफ से पुलिस के सामने एविडेंस रखना चाहिए कि वो कब से रिलेशन में था जी, कब से उस रिलेशन को उन्होंने कंसेंसुअल रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया और इसके अलावा जो और सेकेंडरी जो एविडेंसेस है वो बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं इसमें। जैसे साथ रहना है, साथ कोई शॉपिंग करना है और कोई जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है या कोई फंक्शंस अटेंड करने हैं या कुछ कई बार आदमी की जो पर्सनल जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो इसमें काम करती हैं क्योंकि कई बार आप फंक्शंस में या अकेले भी होते हैं तो फोटो क्लिक होती है इसमें। कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेज है, ये जो सारी चीजें हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी इंसान के खिलाफ भी मुकदमा आता है तो उसमें मदद के लिए। ठीक है विनय जी, ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पीड़ित होता है, मैं खासकर अगर महिला पुरुष के इस मामले की अगर बात करूं, अगर पुरुष इस मामले में पीड़ित होता है तो वो सबसे पहले क्या करे? देखिए, अगर पुरुष को कभी भी ये लगता है कि उसको किसी भी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, खास तौर से ऐसे मामला जिसमें महिला कंप्लेंट कर सकती है, तो पुरुष को अपना पक्ष सबसे पहले पुलिस को के सामने रख देना चाहिए। देखिए, मेरे जो लाइफ का एक्सपीरियंस उसमें मैंने देखा है कि जो पुरुष होते हैं वो ये समझ के कि उनका नाम बदनाम हो जाएगा या उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, ये करके वो सोचते रहते हैं और कई बार वो ब्लैकमेल का शिकार भी हो जाते हैं। तो यदि अगर किसी पुरुष को ये लगता है कि कोई महिला या उसके आसपास के लोग, उनके जानकार या उनके परिवार के लोग उसको अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं तो मेरी ये सलाह है कि पुरुष को कभी भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए और अपनी जो भी उसको जो ग्रीवेंसेस हैं वो सारी एक कागज में लिख करके डिटेल में और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और पुलिस अगर उसके ऊपर कार्रवाई करने में अगर फेल हो जाती है तो उनको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल ब्लैकमेल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफेंस है।
अच्छा, ये जो हैबिटेट है, जिस हैबिटेट की आप बात कर रहे हैं, लड़का लड़की आपस में साथ में रह रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, इसको चूंकि उस समय प्रेम होता है, उस समय प्यार होता है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होता है, उस समय शायद इतना नहीं आदमी कोई देखता है, लेकिन बाद में इस हैबिटेट को प्रूव करने के लिए वो क्या क्या एविडेंस बना सकता है? देखिए, आजकल तो बड़ा टेक्नोलॉजी जो है बड़ी इंप्रूव हो गई है और हम हर समय अपने साथ टेक्नोलॉजी को साथ रखते हैं। जो हमारा मोबाइल फोन है, ये अपने आप में बहुत सारे काम कर सकता है। इसके जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, जो कॉल डिटेल की जो लोकेशन आती है वो, और इसके अलावा जो व्हाट्सएप, एसएमएस, चैट जो है, ये सारी चीजें जो हैं, ये एक फोन ही काफी है इन चीजों को प्रूव करने के लिए। जनरली अगर कहीं लड़का और लड़की एक साथ अगर विजिट करते हैं तो वहां की फोटोग्राफ्स भी क्लिक करते हैं, ये बहुत नेचुरल है। तो इस तरह के जो फोटोग्राफ्स हैं, कॉल रिकॉर्ड है, और इसके अलावा जो सेकेंडरी एविडेंस और भी हो सकता है, जैसे फंक्शंस में जाना या और फोटोग्राफ्स कहीं पे क्लिक करना, ये सारी चीजें जो है नेचुरल है और इन चीजों को क्लिक करता रहता है और यही बाद में काम भी आ सकती है अगर कोई ब्लैकमेल करता है। विनय जी, मेरा भी लंबा समय हो गया लीगल रिपोर्टिंग करते हुए। मैंने बहुत मामलों में देखा है जहां लिविंग रिलेशन में लड़का लड़की रह रहे हैं और बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। महिला की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि शादी का झांसा देके उसने शारीरिक संबंध बनाए। इसका काट निचली अदालतों में क्या होता है? विप्लव जी, सबसे पहले तो जो शादी का झांसा है, ये कहीं भी कानून की किसी डेफिनेशन में इसको जगह नहीं है, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ या इसको कहीं कैटेगराइज नहीं कर रखा कि शादी का झांसा देकर अगर कोई करता है, रिलेशन बनाता है, तो इट अमाउंट्स टू सेक्सुअल असॉल्ट। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी शादी का झांसा देकर के कोई रिलेशन की कंप्लेंट आती है, तो ये जनरली देखा गया है कि वो आती है 2 साल बाद, 4 साल बाद, कई बार तो 8-8, 10-10 साल के बाद आती है। और कोर्ट में जब ये एफआईआर जब पहुंचती है, तो कोर्ट भी उस एफआईआर को पढ़ करके ये बात जज कर लेते हैं कि ये जो लंबा रिलेशन है, ये जो एफआईआर 5-7 साल बाद, 4 साल बाद हो रही है, 10 साल बाद हो रही है, तो नेचुरली देयर वाज ए कंसेंट बिटवीन द पार्टीज फॉर फिजिकल रिलेशंस। तो अदालत इन चीजों को, सारे एविडेंसेस को एवेल्युएट करती है और निचले अदालत में भी आजकल काफी कंसीडर किया जाता है इन एविडेंसेस को और लोगों को रिलीफ मिल रहा है। जहां तक आपने एक्सटॉर्शन की बात कही, जब तक जो संबंध चल रहा है ठीक है, और जहां बिगड़ा तो एक्सटॉर्शन मतलब पैसा, रुपया, तमाम चीजों की ब्लैकमेलिंग हो जाती है। पुरुष लगातार ये दिमाग में बात रखता है कि अगर वो एक्सटॉर्शन की कंप्लेन करेगा तो उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो जाएगा। इस दशा में उसके पास बचाव किस तरह होता है? विप्लव जी, अगर ठीक ढंग से अगर किसी आदमी को अगर कोई परेशानी और वो ठीक ढंग से कंप्लेंट देकर के पुलिस को और ये बताता है कि अब मैं ब्लैकमेल होने की मुझे करने की कोशिश की जा रही है और ये एक्सटॉर्शन का मामला है, तो मैंने कई बार ये देखा आजकल कुछ केसेस में कि पुलिस सबसे पहले जो एविडेंस मिलता है और अगर वो कॉन्क्रीट एविडेंस है, तो जो ब्लैकमेल करने वाली जो भी कंप्लेनेंट होती हैं या इस तरह के केस करने वाले, पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है और कई केसों में गिरफ्तारी भी हुई है। मेरी नॉलेज में ऐसे 1-2 केसेस हैं। गुड़गांव में भी ऐसा केस हुआ था, तो उसमें पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था और ये काफी रिलीफ देने वाली बात है लोगों को। लेकिन विनय जी, ये तो आदर्श बात हो गई, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में जब पुलिस वालों के पास पहुंचता है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है? ये प्रैक्टिकल आप अनुभव रखते हैं, आपको उम्मीद रहती है कि पुलिस उस समय पूरी मदद कर पाती है या अंतिम में सहारा आप ही जैसे वकीलों का होता है? विप्लव जी, सिस्टम इतना ठीक है, अब सारी चीजें जो है वो इन्फॉर्मेशन, जो आजकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि आज हर चीज अवेलेबल है। तो अब जब कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस आजकल एसएमएस करती है कि आपकी कंप्लेंट को हमने रजिस्टर कर दिया है एंड दे आर बाउंड टू डिस्पोज ऑफ दैट कंप्लेंट विद इन ए पर्टिकुलर पीरियड। तो जब आजकल इतना जब सर्वेलेंस चल रही है, इतने जब ट्रैकिंग चल रही है, तो जनरली लोगों को रिलीफ मिल ही जाता है। और अगर कभी कहीं कोई फेलियर होता है तो फिर किसी एडवोकेट या अदालत में जाकर अप्रोच किया जाता है और वहां से एफआईआर करके, कॉन्क्रीट एविडेंस है तो एविडेंस के आधार पर एफआईआर दर्ज के डायरेक्शन कोर्ट दे देती है। निश्चित रूप से अगर आपसे पुलिस से आपको नहीं रिलीफ मिलती है तो निश्चित रूप से अदालतें बैठी हैं और तमाम वहां पर अपनी बातों को रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी आपसे बातचीत करने के लिए, और तमाम आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी जो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए बड़ी काम आने वाली है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लिखा मिलेगा। अगर आप
विनय जी से किसी भी तरह की और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।